तो हम लोग उस दिन रैंक और नॉलिटी के बारे में बात कर लिए थे कि रैंक और नॉलिटी कैसे वेरी करता है, उस चीज़ को देखे थे। उसमें कुछ चीज़ें जैसे हम लोग एक दो चीज़ ये देखे हुए थे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो नॉलिटी है वो सबसेट होता है नॉलिटी ऑफ टी स्क्वायर का, और वो सबसेट होता है नॉलिटी ऑफ टी टू द पावर 3 का। ऐसे ही आगे चलते हुए देखेंगे तो एन टी टू द पावर के जो होगा ये हो सकता है कि अगेन आगे आपके के प्लस वन के लिए इक्वल हो सकता है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग फिर ये भी बताया था कि जो नलिटी ऑफ टी होगा वो लेस देन और इक्वल टू नलिटी ऑफ टी स्क्वायर हो सकता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ टी टू द पावर 3 हो सकता है। ऐसे ही आगे चलते रहेगा। सेम इसके जस्ट अपोजिट वर्क हो रहा था हम लोग का ये रैंक यानी कि रेंज ऑफ टी, ठीक है। आर टी इज ए सुपर सेट ऑफ आर टी स्क्वायर इज ए सुपर सेट ऑफ आर टी क्यूब। इसी तरह से आगे चल रहा था, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग हम लोग बोले थे कि रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ टी टू द पावर 3। और ये चीज ऐसे ही इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी चीज को एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि टी हमारे पास R3 to R3 कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। टी एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो एक्स कॉमा वाई कॉम, इस तरह से। तो अब हम लोग को देखना है कि सबसे पहले बेसिकली नॉलिटी को ही चेक करो। नॉलिटी को एक बार चेक कर लिए तो ऑटोमेटिक वहां पर से हमारा रैंक भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो हम लोग को दिया गया है जीरो कॉमा एक्स कॉमा वाई दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तुम नलिटी चेक करो। नल स्पेस ऑफ टी यानी कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्स वाई जेड सच दैट कि टी जो होना चाहिए वो जीरो हो जाएगा। तो इसके हेल्प से तुम देखना कि x की वैल्यू जीरो आ रही है, y की वैल्यू जीरो आ रही है, z पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स जो नल स्पेस है वो सिर्फ जीरो जीरो z को कंटेन कर रहा है। और अगर इसके हिसाब से कहें तो हमारा जो नलिटी आएगा यानी कि डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस वो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। ये हमारा नलिटी है। अब नलिटी के बाद अगर तुमको पूछे रैंक कितना आएगा तो रैंक को भी निकाला जा सकता है। तो रैंक ऑफ दिस टी इज व्हाट, हाँ, डायमेंशन ऑफ v माइनस एन टी कर देंगे तो हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब एक बार टी स्क्वायर बनाते हैं। देखो टी स्क्वायर कहने का मतलब हो रहा है कि टी कंपोजिशन कर रहे हैं। पहले टी एक्स वाई जेड लिए हुए थे, ठीक है। तो उसके हेल्प से हमें मिला था जीरो कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो फिर नेक्स्ट जो इसका इमेज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखना। जब एक्स वाई जेड था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो है और एक्स और वाई आपस में इधर ट्रांसफर हो गए थे। तो यहाँ भी वही चीज होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से। यानी कि हमारा टी जो टी स्क्वायर जो होगा वो कुछ ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम देखो नलिटी ऑफ टी स्क्वायर अगर बना के देखो तो इसमें तुमको क्या मिल रहा है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ जीरो वाई एंड जेड, इस तरह से होगा। एंड जहाँ पर y और z जो होंगे वो r से ही आ रहे थे। तो इसका जब नलिटी तुम चेक करो नलिटी हो जाएगा 2। और रैंक उस केस में देखना, रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस दिख रहा है ना कि हमारा अगर इसको नलिटी रखें, देखो न, ये नलिटी ऑफ रैंक, हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारा जो नलिटी आ रहा था टी का वो 1 है। एन टी स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को टू टू मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर रैंक ऑफ टी को चेक करें तो रैंक ऑफ टी पहले 2 था, रैंक ऑफ टी स्क्वायर अभी देखो 1 हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले में किए थे कि जैसे जैसे टी का कंपोजिशन बढ़ेगा वैसे वैसे नलिटी जो होगा वो इंक्रीज करता चलेगा। वही चीज हो रहा है यहाँ पर। पहले देखो पहले वाले में 1 आया था, अभी 2 आ गया। और जैसे ही तुम एन टी क्यूब करोगी तो उस केस में एग्जैक्टली नलिटी 3 हाँ, हाँ नलिटी 3 आ जाए इसमें। नलिटी शायद 3 आएगा, एक बार करके देखो। हाँ एक बार ट्राई करके देखो इसमें। जब हम टी क्यूब करने वाले थे
एक बार चेक कर लो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर वैसे नहीं ना होगा, क्योंकि 1 है, 2 है, फिर एग्ज़ैक्ट 0 नहीं आ सकता है। या तो इंक्रीज़ करेगा या तो 2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ देखो नलिटी लिखे है ना कि कंपोजिशन बढ़ते हुए नलिटी बढ़ रहा है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं 2 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ को यहाँ चेक करना पड़ेगा कि टी क्यूब के केस में क्या होना चाहिए। तो देखो टी क्यूब यानी कि टी ऑफ टी स्क्वायर एक्स वाई जेड था, ठीक है। अभी टी ऑफ टी स्क्वायर एक्स वाई जेड क्या मिलाए थे, 0 0 x मिलाए थे। तो फिर इसका जब इमेज निकालेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, यहाँ देखो हमेशा वहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 ही था। उसके बाद क्या करते थे, जो हाँ फर्स्ट पोजीशन पे है जो है उसको ले आओ, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे है, उसको ले आओ, तो यानी कि 0। इट मीन्स जो टी क्यूब एक्स वाई जेड है, ये कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर को कंटेन करता है। यानी कि जब हम एंटी क्यूब बना रहे हैं, ध्यान से देखना, टी टू द पावर 3 एंटी क्यूब बना रहे हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्स वाई जेड सच दैट कि टी क्यूब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना क्या कि कोई भी एक्स वाई जेड हम ले लें, टी क्यूब में हमेशा उसका आउटपुट 0 ही आएगा। इट मीन्स सीधा सीधा सी बात है कि जो नलिटी है, ये दिस इज द कलेक्शन ऑफ ओवरऑल R3, पूरा का पूरा R3 को कंटेन करेगा। माने कोई भी तुम ट्रिपलेट ले लो, उस सभी का इमेज तुमको 0 ही मिल रहा है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि एंटी जो होगा जब आर क्यूब बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो नलिटी ऑफ टी होगा वो क्लियरली 3 दिख रहा है। और जैसे ही रैंक अगर पूछा जाए तो रैंक यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लियरली आ रहा है ना कि जो हमारा नलिटी ऑफ टी क्यूब है वो हमारा 3 हो रहा है, और रैंक यहाँ पर देखो घट के 0 हो गया। ठीक, देखो हम नलिटी में क्या करते हैं कि पहले इस चीज को देखो, कहाँ गया, हाँ, नलिटी में इस ये ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन करना होता है ना जिनका इमेज जो होगा वो 0 होता है। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी क्यूब है, तो टी क्यूब की नलिटी जब फाइंड करनी है तो टी क्यूब के अंडर में कितने ऐसे तुम एक्स वाई जेड रख सकती हो सो दैट कि उनका इमेज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही साफ साफ क्लियरली बता रहा है कि हम हर एक एक्स वाई जेड को लें, कोई भी एक्स वाई जेड लें, उसका इमेज हमेशा 0 वेक्टर ही देंगे। इट मीन्स कोई भी 0 कोई भी वेक्टर लो, चाहे 0 लो चाहे नॉन 0 वेक्टर लो, हर एक वेक्टर को वो 0 ही बना रहा है आउटपुट, और उसी का तो कलेक्शन करते हैं फिर। ठीक है, तो वही एक्स वाई जेड का यहाँ कलेक्शन हो जाएगा। अब जब सारे के सारे एक्स वाई जेड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा R3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा रुको हम बता रहे हैं। देखो जब एंटी था तो एंटी का डेफिनेशन क्या था, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्स वाई जेड सच दैट कि टी ऑफ एक्स वाई जेड जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। तो अब की बार में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है एंटी टी क्यूब दिया गया, नलिटी ऑफ टी क्यूब, तो ये उन्हीं एक्स वाई जेड का कलेक्शन होगा सच दैट कि टी क्यूब के अंडर में एक्स वाई जेड का इमेज 0 हो जाए। इसको नहीं देखना है, ये ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको ध्यान दो। इनपुट एंटी क्यूब क्या होता है, जो नलिटी होता है, ये नलिटी तुमको याद टी अगर भी से डब्ल्यू की ओर रन करा रहे हैं, तो जब भी नलिटी हम बात करेंगे तो नलिटी का कनेक्शन तुम्हारे भी के साथ रहता है। जो भी नल स्पेस हम बनाते हैं वो सबसेट रहता है भी का। तो भी में क्या, भी से क्या मिलेगा, इनपुट वेक्टर मिलेगा। तो ये एंटी क्यूब जो है वो इन्हीं इनपुट वेक्टर का कलेक्शन है सो दैट कि उनका इमेज 0 हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स वाई जेड। और जब सारे के सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 0 ही हो रही है, तो फिर ओवरऑल ये पूरे के पूरे R3 को नहीं कंटेन कर रहा है। अभी समझ में आया। तो इसी वजह से बोले कि एंटी क्यूब हमारा R3 हो जाएगा, और उसके हेल्प से ये नलिटी ऑफ टी क्यूब जो होगा वो यहाँ पर 3 बनेगा। और उसके हिसाब से फिर रैंक की बात करें तो रैंक ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तुम इसी तरह से अगर आगे तुम चेक करना
कि नॉलिटी ऑफ टी टू द पावर 4 अगर देखें, वो एग्जैक्टली 3 होगा, और रैंक ऑफ टी टू द पावर 4 भी यहाँ 0 हो जाएगा। तो वो चीज़ हम बोल ही रहे थे कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि सो दैट दोनों नॉलिटीज़ जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, और वहाँ पर तुमको रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग टीक्यू पर। हाँ। T4 भी 0 होगा, तो इसका मतलब है कि हाँ, रैंक भी 0 आ जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है? तो वही प्रोसेस इसमें करना था। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ऑपरेटर्स को देखते हैं। 3 तरह के, 2 या 3 तरह के ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे, जिसमें एक होगा रोटेशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑपरेटर, फिर रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, ठीक है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 में से घूम घूम के आता है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर को समझना। पहले हम लोग समझते हैं रोटेशन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। रोटेशन ऑपरेटर बेसिकली है क्या? रोटेशन लीनियर ऑपरेटर, देखो ये क्या करेगा कि ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि अगर हम R2 से लेते हैं, चूंकि रोटेशन का काम कर रहे हैं, तो इन जनरल हम लोग कोशिश करेंगे इसको 2 डायमेंशन पे ही काम कराने का। तो 2 डायमेंशन यानी कि R2 पे, R2 यानी कि एक्स वाई प्लेन, सीधे सीधे कहें तो एक्स वाई प्लेन से या R2 से कोई भी एक वेक्टर चूज करो, उस वेक्टर को एक पार्टिकुलर एंगल से जब हम उसको मूव करा देंगे किसी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वही चीज कहलाता है रोटेशन मैप, ठीक है? तो देखो, ए लीनियर ऑपरेटर, ए लीनियर ऑपरेटर, एल ओ लिखने का मतलब लीनियर ऑपरेटर, ऑन R2 such that it rotates every vector of R2 by a fixed angle theta, by a fixed angle theta in positive direction is called rotation map from R2 to R2, ठीक है? हमारे पास R2 से ही देखो, इसको डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर कोई वेक्टर x, y ऐसे रखा हुआ है। इस ये सपोज करो, पहले जो भी एंगल बना रहा होगा, मान लो फाई एंगल बना रहा है, ठीक है? शुरुआत में फाई एंगल से इनिशिएट हो चुका है, एक्स, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम छोटा सा एंगल से रोटेट करा देते हैं। मान लो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस बार जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हो सकता है कि थीटा एंगल से ये रोटेट कर रहा हो इधर। तो इसी यहाँ पर जो इमेज बनेगा, वो इमेज सपोज करो अल्फा कॉमा बीटा टाइप का आ रहा है, तो उसी चीज वही काम करता है ये रोटेशन ऑपरेटर। जो भी रहेगा, जो भी ओरिजिनल वेक्टर हम लेंगे एक्स वाई, उसको जस्ट ये रोटेट करके एक न्यू वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? देखो, इसका जो मैप होता है उसको लिखा कैसे जाता है हम बता रहे हैं, यहाँ देखना। हम लोग इन जनरल, तुमको याद होगा कि हम लोग जब भी x और y का पोलर फॉर्म लिखते थे, तो x को अगर हम कहें कि r cos फाई कह दे, और y को सपोज करो r sin फाई कह देते हैं, तो इसका काम कुछ इस तरह से था। ये मान लो फाई एंगल है, तो ये जो पॉइंट होगा, यही चीज हमारा एक्स कॉमा वाई रहता था। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एंगल लेकर के थीटा एंगल ऐसे ले लिए, और इस थीटा एंगल से इसको रोटेट करा दिए, तो यहाँ पर एक नया कुछ अल्फा कॉमा बीटा बनेगा, ठीक है? तो ये टोटल एंगल कितना आ रहा है, फाइव प्लस थीटा बन रहा है। अब आगे देखना कैसे ये वर्क करेगा। अच्छा, एक चीज और देखो
कि अगर हम सिर्फ इस चीज़ को ध्यान से देखें कि मेरा पॉइंट अगर अल्फा बीटा अभी बना हुआ है, अल्फा बीटा रेडियस तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है, रेडियस वेक्टर जो है वो दोनों में सेम रहेगा, उसमें ऐसा नहीं कि चेंज कर देना है। यहाँ अगर रेडियस वेक्टर आर है तो यहाँ भी रेडियस वेक्टर आर ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो मान लो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा क्या बन रहा है, मान लो थीटा प्लस फाई बन रहा है और वेक्टर हमारा आर है। तो फिर अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें या फिर ये पोजीशन कितना बनेगा, ये तो अल्फा हो जाएगा और ये वाला कितना हिस्सा बनेगा, इसको कहेंगे बीटा, ठीक है। तो अब देखना, अल्फा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस फाइव, और बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ से बन रहा है आर कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव, इतना बन रहा है। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं आर कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन फाइव इंटू साइन थीटा। अब ये चीज़ क्या दिख रहा था, ये तो तुम्हारा आर कॉस फाइव जो है वो एक्स है, एक्स कॉस फाइव, और ये जो आर साइन फाइव है उसको हम वाई लिख रहे हैं, ये थीटा हो जाएगा ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह से इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है। सेम इसी तरह से जब बीटा की वैल्यू को चेक करोगी तो यहाँ से तुमको मिलेगा y cos थीटा प्लस x साइन थीटा, ठीक है। यानी कि जो नया कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा आ रहा है वो ये है और ये बी है। तो अब बस इसका समझना सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले इनिशियल एंगल अगर मेरा फाई है और थीटा एंगल से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो न्यू कोऑर्डिनेट जो अल्फा बीटा आ रहा है वो अल्फा क्या है, अल्फा हमारा ये वाला फॉर्मूला से आएगा और बीटा हमारा इस फॉर्मूला से आएगा। तो इसी से इसको ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कुछ ऐसे लिखा गया कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आप लीजिएगा उसका जो इमेज आएगा वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आएगा, कॉमा वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा जो होगा दिस इज द वो रोटेशन है, जिस जितने एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं उससे ही वही होगा। इनिशियली वो जिस एंगल पे है उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आप मेजरली हमको देखना होगा कि अभी किस एंगल से रोटेट कर रहा है, 90, 60, 45, 5 डिग्री से 10 डिग्री, किस एंगल से हम रोटेशन ले रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसको कहीं कहीं पर तुमको ऐसे भी इंडिकेट करके मिलेगा, टी नीचे में थीटा ऐसे सफिक्स लगा करके इस फॉर्म में कर देगा, यानी कि जो भी एक्स वाई रखेंगे उसका इमेज ऐसे ही यही आएगा, ठीक है। ये सारा चीज जो होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन पे रोटेट कराएंगे तब वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह सिर्फ माइनस थीटा रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कॉमा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। बस थीटा की जगह हम रिप्लेस कर दिए माइनस थीटा को और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिए थे, बस ये वाला साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल सॉरी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही दो फॉर्मूला यूज किए हैं, ठीक है। तो यही चीज हमारा रोटेशन मैप है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद इस चीज को रखना होगा कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिस, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा जो है अगर सिर्फ थीटा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन है, और माइनस थीटा लेके चल रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार लिख लो। सपोज करो कि एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि हम लोग थीटा जो है वो 90 डिग्री ले लेते हैं, तो टी ऑफ 90 एक्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, माइनस वाई कॉमा एक्स ये आ रहा है, चेक करके देखो।
ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अब इमेज निकालना शुरू करेंगे, देखना। सपोज करो कि T90, अगर हम मान लेते हैं कि टी ऑफ, मेरा मैपिंग यही है, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ टी लिखे हुए हैं। सपोज करो 1,5 लिए हुए हैं, तो इसका इमेज क्या आएगा, -5,1 ये आ जाएगा। सिमिलर वे में टी ऑफ 1,1 ले लो, तो इसका इमेज क्या आ रहा है, -1,1। सिमिलर वे में टी ऑफ 3,1 अगर चेक करें, तो इसका इमेज कितना आएगा, -1,3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन 151131 को प्लॉट करो, उसके बाद उसका इमेज को प्लॉट करना। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट देख, 1,5, अगर 1 यहाँ पर कहीं रखा हुआ है तो 5 ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कहीं होगा, तो ये रहा हमारा पॉइंट। उसी तरह से 1,1 अगर देखें तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद 3,1 अगर चेक करें, तो अगर 3 यहाँ है तो हम ये कहेंगे इस तरह से। अब सारे पॉइंट्स को एक बार मैच कर दो, मिला दो, तो उससे जो ज्योमेट्री बनेगी उसी पे ही काम कर रहे हैं हम लोगों को। इस तरह से ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब इसका तुम इमेज एक बार निकाल के देखो, जो इमेज आ रहा है उसको प्लॉट करके देखो। -5,1 आ रहा है, तो -5 अगर कहीं यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पॉइंट हमको कुछ यहाँ पर मिलेगा। सिमिलर वे में -1,1 आ रहा है, तो -1 अगर यहाँ है, तो -1,1 यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से। सेम अगर -3, चलो -1,3 लेके देखे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका इमेज कुछ इस तरह से आ रहा है। तो देखो, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर तुम इसको देखो कि ये जो ट्रायंगल आया था, इसको 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे, तो एग्जैक्टली हमको इसी यही से पाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तुम इसको कोऑर्डिनेट वाइज भी चेक कर सकते हो कि कौन सा कितना डिस्टेंस हम लोग का जा रहा था। ये 1,1 था, ये 5,1 है, ये वाला तुम्हारा आया था 3,1। इन सिमिलर वे में ये -5,1 है, और ये वाला डिस्टेंस -1, पॉइंट, और ये तुम्हारा आ रहा था -1,3, ठीक है। तो हर एक लेंथ को तुम चेक करके देख सकते हो कि कौन सा लेंथ किधर चला जाएगा। अगर हम ये 1,1 और 5,1 की अगर बात करें, तो लेंथ हमारे पास कितना आएगा, यूनिट लेंथ हो जाएगा 4। और इसमें देखो, नीचे वाला जो ये बेस आ रहा है -5,1 और -1,1, इसका अगर लेंथ हम चेक करें, तो यहाँ पर तुमको 4 मिलेगा। तो बेसिकली जब 90 डिग्री का रोटेशन हुआ था, तो ये जो बेस है कहाँ आना चाहिए था, उसको पलट करके नीचे ही आना चाहिए था। ट्रायंगल जो था, वो ट्रायंगल क्या किया, पलट गया सीधे। तो जो ये फोर लेंथ का जो साइड है, वो सीधे 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 यहाँ पर नीचे चला गया। और उसी तरह से यहाँ का जो बेस था, ये बेस अभी 90 डिग्री से रोटेट हुआ, तो ये सीधे इसका परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पर, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस देखो, ये चीज़ आ गया, वही है, लेंथ वही है, सिर्फ रोटेशन दिए थे हम। इसमें मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ यहाँ पर ओरिजिनल फिगर का हम रोटेशन कर दिए। यहाँ दिख रहा है भले बड़ा छोटा, लेकिन है एक्जैक्टली सेम सेम साइज में, ठीक है। तो ये चीज़ इसका बेसिक मीनिंग होता है। अब चलो आगे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशन, पहला प्रॉपर्टी होगा कि टी थीटा को अगर एन टाइम्स हम ऑपरेट कर दें, जिसको ऐसे भी लिखा जाएगा टी एन थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी टी एन थीटा, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल, मतलब इसका जो फॉर्मूला अगर हम बनाएं, तो सीधे सीधे क्या बनेगा, एक्स कॉस एन थीटा माइनस वाई साइन एन थीटा, कॉमा एक्स
क्या था, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा ना। हाँ, एक्स साइन एन थीटा प्लस वाई कॉस एन थीटा। तुम इसको पीएमआई की हेल्प से प्रूव कर सकती हो। सबसे पहले टी स्क्वायर थीटा को एक बार चेक करके देखो, कंपोजिशन ही होगा तो और ऑटोमेटिक वहां से पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह से होगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करें कि इसका इन्वर्स का, इन्वर्स का बात करें या नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें, तो याद रखना कि टी थीटा का अगर कहीं आप इन्वर्स लेते हो तो वो इन्वर्स टी ऑफ माइनस थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी आएगा, इसमें कहता है कि कंपोज आप कर रहे हो, सपोज करो दो डिफरेंट एंगल्स को कंपोज कर रहे हैं, एक टी थीटा है और दूसरा टी ऑफ फाई है, तो ये भी कुछ और यही चीज बनेगा, फाई प्लस थीटा बन जाएगा। यहाँ तो ऊपर वाला ही ये जो फॉर्मूला है वही बता रहा है कि आप थीटा थीटा को कंपोज करा रहे थे, तो उसे एन थीटा बन रहा है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, जब टी थीटा और टी फाई को ऑपरेट कर दें, कंपोज करें, तो टी ऑफ फाई थीटा बनेगा। और इसको एलोबरेट करके लिखें तो एक्स कॉस थीटा प्लस फाई माइनस वाई साइन थीटा प्लस फाई कॉमा एक्स साइन थीटा प्लस फाई प्लस वाई कॉस थीटा प्लस फाई, यही आ जाएगा। ठीक है। सेम आगे फोर्थ नंबर चेक करना। फोर्थ में क्या कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है, इफ टी थीटा को एन टाइम, मतलब टी थीटा जो दिया है उसको एन टाइम्स हम ऑपरेट कर दिए, अब ऑपरेट करने के बाद हो सकता है हमको आइडेंटिटी मैप मिल जाए। ठीक है। आइडेंटिटी मैप कहने का मतलब हो रहा है कि आई ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर ले रहे हैं तो हमको एक्स कॉमा वाई ही मिल रहा है, मतलब एंगल जो है वो सीधे सीधे जीरो के मल्टीपल जीरो बन जाएगा या फिर टू पाई के मल्टीपल्स में आना शुरू करेगा। तो उसी पर ही यहाँ पर एक चीज आएगा कि अगर कभी ऐसा हो रहा है कि टी थीटा को एन टाइम्स कंपोज किया और इधर से आइडेंटिटी मैप बना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखो टी एन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टी एन थीटा हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ टू के पाई। हाँ, यहाँ पर एक चीज हम बताना चाहेंगे कि आइडेंटिटी मैप जो होता है, ये मैप एग्जैक्टली इक्वल होता है टी ऑफ टू के पाई के। टू के पाई के। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इस पर दिखाते हैं यहाँ पर, पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। यहाँ से मिलेगा एन थीटा की वैल्यू टू के पाई के बराबर हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो टू के पाई डिवाइडेड बाय एन के बराबर होगा। ठीक है, यानी थीटा जो है वो पाई का रैशनल मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। ठीक? तो देखो इसको पहले समझते हैं, ये आई क्या है और टू के पाई जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या जा रहा है, ध्यान से देखना। आइडेंटिटी मैप जो है एक्स कॉमा वाई जो है ये सीधे सीधे क्या कर रहा है, एक्स कॉमा वाई ही दे रहा है। अब अगर हम टू, हाँ टू के पाई अगर ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स कॉस टू के पाई थीटा, नहीं थीटा की जगह तो ये ना आ गया, टू के पाई प्लस माइनस वाई साइन टू के पाई कॉमा एक्स साइन टू के पाई प्लस वाई कॉस टू के पाई, ये बनेगा। अब हमेशा ध्यान रखो कि साइन और कॉस का वैल्यू टू एन पाई पर क्या होता है। हमेशा इस चीज को शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टू एन पाई पर साइन की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी और कॉस की वैल्यू टू एन पाई पर हमेशा वन ही रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि x कॉमा वाई आ जाएगा। तो देखो आई का वैल्यू भी इतना ही था और टू के पाई पर भी वैल्यू हमको यही मिल रही है, तो इसी वजह से हम वहां पर बोले कि आई जो होता है वो एग्जैक्टली टू के पाई के इक्वल हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, और फिर वहां पर जब ये इसी चीज को फिर बताएं कि टी एन थीटा जो है, जब टू, हाँ वो वन होता है तो मैसेज वेरीफाई करो ना, एन का वैल्यू वन रखो, टू रखो। हमेशा देखो जो भी फॉर्मूला आ रहा है ना, फॉर्मूला का प्रूफ जल्दी दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला का वेरिफिकेशन जब दिमाग में आएगा तो आसानी से तुम काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो सब जितना भी अभी पीछे पढ़े हैं, पीएमआई जितना भी तुम पढ़ी है, सब चीज का सिर्फ यहाँ पर यूज करते चलना, छोटा छोटा एकदम हिंट लेते चलो कि हमको क्या करना चाहिए। एन का वैल्यू एक बार वन करें, पुट करें,
2 करें, 3 करें, तो हमको वहाँ पर वैल्यू कुछ मिल रहा है, दिख रहा है। उससे ही तुमको एनालिसिस करना है। इस एग्ज़ाम का यही मकसद है कि तुमको एनालिसिस करवाएगा और वहाँ से रिज़ल्ट निकलवाएगा। तो एन टी एन थीटा इक्वल टू 2 के पाई हो जाएगा। तो एन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? 2 के पाई। तो फिर थीटा को जो हम बोल रहे थे 2 के डिवाइडेड बाय एन पाई। तो ये जो 2 के पाई है, इस चीज़ को समझना। 2 एक रैशनल नंबर है। एन जो आएगा वही नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक रैशनल नंबर है। के लिए इंटीजर वैल्यू आएगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इन तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ, हर हमेशा ये रैशनल ही मिलेगा। 2kn, this belongs to a rational number. Hence we can say that theta is a rational multiple of pi। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना कि कैसे कंपोज होके हम रैशनल बोल दे रहे थे। वो उसका रीजन ये है, 2 भी रैशनल है, एन चूंकि नेचुरल नंबर से आ रहा है तो वो भी रैशनल हो गया, के चूंकि इंटीजर से आ रहा है तो वो भी एक रैशनल नंबर हो गया। और हर एक का तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक रैशनल नंबर ही बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये जो इस तरह का टी थीटा का अगर कंपोजिशन करेंगे ना, तो सॉरी टी थीटा का पूरा कलेक्शन करेंगे तो वो अपने आप में एक ग्रुप बनाता है और ऑपरेशन हमारा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ही रहेगा। सपोज करो कि जी इज द कलेक्शन ऑफ टी थीटा, जहाँ पर हमारा थीटा जो है वो कहाँ से रन कर रहा है? 0 से लेकर 2 पाई तक में ये रन कर रहा है। तब उस केस में ये जो सेट आएगा, देन दिस जी forms a group with respect to composition of mapping। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सारा प्रॉपर्टी तो वैसे ही देखे थे, क्लोज तो होना ही था, क्योंकि अभी हम ये देखें कि टी थीटा और टी फाई दोनों का कंपोजिशन क्या बन रहा था? टी ऑफ फाई कॉमा थीटा, ये आ रहा था। और ये कहाँ जाएगा? ये असल में जी में ही जाएगा। कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ, बनेगा तो वही। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा हम लोग देखे थे कि एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव भी होना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आइडेंटिटी चेक कर रहे थे। तो आइडेंटिटी के लिए तुम एग्जैक्टली देखो कि टी थीटा को टी ऑफ 2 के पाई के साथ ऑपरेट कर दो, तो तुमको यही चीज मिलेगा, टी थीटा ही मिलने वाला है, क्योंकि सबको तो पता है। हाँ, जी कोई सेट है, जी इज द कलेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपरेटर्स। जितना भी टी थीटा बना रहे हैं ना, जब थीटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वैरी करेगा, तो उसके हर थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टी थीटा बनाओ और उन सारे का कलेक्शन करो, फिर उसके बाद वहां से ग्रुप फॉर्मेशन करो। तो उन सभी में यही, ये तुम्हारा क्लोज हो गया, एसोसिएटिव हो गया। और आइडेंटिटी के तौर पर तुमको टू टू एक्चुअली 2 पाई लिखना चाहिए, यहाँ के पाई नहीं, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग में 2 पाई होगा, क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा हो जाता है। इसी वजह से बोल रहे थे। और इनवर्स भी हम लोग देख चुके थे कि इसका इनवर्स भी हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। टी ऑफ तुम थीटा का इनवर्स अगर बोले तो टी ऑफ माइनस थीटा आना ही आना है। ठीक है, तो इस वजह से कहेंगे कि ये जो मैप, ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है, एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। देखना, अब सपोज करो यही चीज़ को हम 3D पे बात करें कि 3D में करेंगे तो कैसे होगा। सब टी थीटा जो है वो अगर हम R3 से R3 में रोटेट कर रहे हैं, तो जब भी रोटेशन करेंगे तो उसमें एक एक्सिस जो होगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रोटेशन अबाउट अगर करते हैं, फर्स्ट रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस जब हम करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा उसमें क्या होगा? टी थीटा एक्स कॉमा वाई जेड, इसमें हमारा एक्स जो है वो फिक्स रहेगा, जो एक्स है वही रखने देना एक्स। और ये तुम्हारा बन जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा कॉमा वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब
सीधा सा बात है कि अगर 3D पे बात कर रहे हैं इसे, ये अगर एक्स एक्सिस है, इसको एक्स ले लो, इसको तुम वाई ले लो और इसको जेड एक्सिस ले लो। तो ये एक्स एक्सिस को एकदम स्ट्रिक्ट कर दो, मैंने स्थिर कर देते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट में सारा रोटेशन होगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो ये जो रोटेशन होगा इसमें हम एक्स एक्सिस को फिक्स कर दे रहे थे, तो इस वजह से ये चीज फॉर्मूला बना। उसी तरह से अगर हम कहते हैं रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कर दे, तब उस केस में क्या बन जाएगा, टी ऑफ थीटा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू बोले बनेगी, इस बार हमारा एक्स वाई फिक्स रहेगा और सारा वर्क एक्स और जेड में होता शुरू करेगा। यानी कि एक्स कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, एंड फिर यहाँ से बनेगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि वाई एक्सिस को फिक्स कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस को यहाँ फिक्स करो, और उसके बाद रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रोटेशन। सेम इसी तरह से जब हम करेंगे तीसरा वाला, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो उस केस में जेड कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, और जो भी फॉर्मूला बनेगा वो एक्स और वाई के साथ बनेगा। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा कॉमा एक्स साइन थीटा, हाँ, और माइनस होगा माइनस। हाँ, ओ हाँ, जेड होगा, जेड होगा, जेड गलती से लिख दिया गया। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑपरेटर जो आएगा वो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर रहेगा। लेकिन सॉरी, ऑपरेशन लिख दिए हैं ऑपरेटरों का। ठीक है, जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, जो वेक्टर स्पेस है वो दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है। इसमें पहला कंसिडरेशन यही रहेगा, लेट V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W डैश, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब डायरेक्ट सम में लिखने का मतलब क्या हो रहा है, पहला प्रॉपर्टी तो यही होगा कि W इंटरसेक्शन W डैश करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जीरो वेक्टर कॉमन रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये रहेगा कि एवरी vector of V is written as sum of two vectors, sum of vectors लिखना चाहिए, of W and W dash uniquely। मतलब जो भी वेक्टर हम भी का लेंगे उसको एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे ये W1 और W2 के वेक्टर में। यानी कि अगर हम सपोज करो हम ये स्मॉल u लेते हैं, तो उसको अगर हम x प्लस वाई लिख रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने आप में यूनिक रहेगा, और x जो है वो W का अगर वेक्टर है, तो जो y होना चाहिए उसको W डैश का होना चाहिए। ठीक है, एक x का, एक W का, दूसरा W डैश का। तब जाकर के हम कहते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हुई, तो हमारा डब भी जो है वो डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हाँ, देखना आगे देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मैप स्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले तो यही चीज रहेगा कि लेट बी इज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, एंड कोई भी एक वेक्टर u लेते हैं तो उसको सपोज करो स्मॉल w प्लस स्मॉल w डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है। अब क्या होगा कि एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए मैपिंग t फ्रॉम v टू v में ही, ध्यान रखना सेम वेक्टर से सेम वेक्टर स्पेस में ही मैपिंग स्टैब्लिश हो रही है। और मैपिंग कैसे डिफाइन हो रही है, सच दैट
कि टी ऑफ यू जो ले रहे हैं ना, उसका इमेज में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आ रहा है फर्स्ट केस में। ठीक है, अगर यानी कि जो भी हम यू ले रहे हैं, जो भी वेक्टर यू कहाँ से आ रहा है, यू हमारा इस भी से आ रहा है। ठीक है, और तो उसका इमेज क्या मिल रहा है, ये स्मॉल डब्ल्यू, और ये स्मॉल डब्ल्यू कहाँ का एलिमेंट है, इस कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह का इमेज है। तो फिर हम कहेंगे देन दिस टी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मैप फ्रॉम फ्रॉम भी ऑन टू, किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, ऑन टू डब्ल्यू अलोंग डब्ल्यू डैश। ठीक है, भी मैंने पूरा वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट चूज किए, उसका प्रोजेक्शन हम डब्ल्यू के ऊपर डाल रहे हैं, और डायरेक्शन कौन सा है, डब्ल्यू डैश का है। तो तो इस चीज में इसको ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एलिमेंट हम लेके दिखाते हैं। सपोज करो कि मान लो मैपिंग, जैसे कि हम लोग यहाँ लिए है ना, यू, इसका इमेज यहाँ से डब्लू आ रहा था। तो बेसिकली यू जो था वो कुछ और नहीं, डब्लू प्लस डब्लू डैश के फॉर्म में था। फिर प्रोजेक्शन ऑफ यू निकाल रहे थे, ऑन किस पे, प्रोजेक्शन ऑफ यू इज डब्लू along द डायरेक्शन ऑफ along डब्लू डैश। ठीक है, तो उसी चीज को ईमेल ये ऑपरेटर के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ था, सिर्फ डब्लू के फॉर्म में। ओके, अब देखो इसमें काम कैसे होगा, कैसे हम वर्क करेंगे, उस चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि टी जो है वो R2 से, हम R2 में ही मैप इस्टेब्लिश करेंगे, और ये क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्शन मैप बनाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले तो R2 को हम किसी तरह से डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश के डायरेक्ट सम में लिखेंगे। W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि W1 हम कोई भी एक स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं W1 हम सपोज करो x कॉमा 0 ले लिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसी तरह से W2 जो है वो सपोज करो 0 कॉमा y ले लिए, जहाँ पर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जो कोई भी एलिमेंट हम x कॉमा वाई एज ए यू अगर हम इसको ले रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, R2 से आ रहा है। ठीक, तो इस u को हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा W1, और ये वाला हमारा एलिमेंट हो गया W2। तो अब क्या होता है कि जब हम T ऑफ U लेंगे, तो इसका इमेज क्या आएगा, इमेज सिर्फ और सिर्फ x कॉमा 0 आएगा। तो यही चीज कहलाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ U वेक्टर ऑन W1। प्रोजेक्शन ऑफ, देखो यहाँ इमेज हम बता दे रहे हैं, जब वहाँ स्टेप बताना पड़ता है कि हम प्रोजेक्शन किसके ऊपर ले रहे थे। यहाँ जब मैप लिख रहे हैं ना, प्रोजेक्शन मैप, ये सॉरी प्रोजेक्शन मैप फ्रॉम V टू W, जिस सब स्पेस पे प्रोजेक्शन दिया जाता है उसी सब स्पेस में प्रेजेंट एलिमेंट को ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम लोग भी को लिख रहे हैं W1 प्लस W2 के फॉर्म में, W1 प्लस W2 के डायरेक्शन, इसके डायरेक्ट सम में लिखे हुए हैं। तो भी का अगर कोई एलिमेंट, कोई भी का एलिमेंट हम सपोज करो कि U ले रहे हैं, और उसको तुम स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W1 प्लस W2 के फॉर्म में अगर लिख रहे हो इस फॉर्म में, और जैसे ही हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W1,
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी एलिमेंट हम u चूज करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ u क्या आ जाएगा, वो हमारा W1 आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन W1 वेक्टर इज स्मॉल w1, ये आएगा। जिस भी सब स्पेस में हम प्रोजेक्शन डालेंगे उसी सब स्पेस का उसका एलिमेंट आएगा। W1 इसका एलिमेंट था, इसी वजह से W1 का आया, W1 वाला एलिमेंट आ गया। अगर इसी का प्रोजेक्शन तुम W2 सब स्पेस पे लेती तो फिर स्मॉल W2 वाला एलिमेंट आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि जब हम बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ, अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ये यू वेक्टर ऑन W1, अगर ये चीज फाइंड करना है तो फिर इमेज हमारा टी ऑफ यू इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो आ जाएगा। और वही चीज वही जगह अगर हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन W2 कहेंगे, तब उस केस में इमेज हमारा टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो कॉमा वाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं कि अगर हम बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर ऑन y एक्सिस अलोंग x एक्सिस, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, x कॉमा वाई अगर ले रहे हैं तो इमेज सीधे सीधे जीरो कॉमा वाई आ जाएगा। ये ठीक है, तो जो भी एक्स वाई प्लेन लेंगे, एक्स वाई एलिमेंट लेंगे, उसका इमेज हमको जीरो कॉमा वाई बनेगा और सारा का सारा इमेज वाई एक्सिस पे ही बनेगा। और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस के जैसा। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई पॉइंट मान लो 1,2 चूज किए, तो इसका जो इमेज आएगा यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट कैसा रहेगा 0,2 टाइप का। यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, और इसीलिए बोले कि अलोंग एक्स एक्सिस, और पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ पे गिर रहा है, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये। अब आगे देखना कि कुछ कैसे हम लोग प्रोजेक्शन मैप को बनाते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका जो पहले एग्जांपल लिए थे उसी से ही समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमारा मैप था वो R2 से R2 में डिफाइन किए हुए थे, और सब स्पेस हमारा W1 कैसा था, एक्स एक्सिस रखा हुआ था, x कॉमा जीरो, रियल नंबर। हाँ, और ये y जो है वो तुम्हारा जीरो कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर, इस तरह से था। ठीक है, हाँ, वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वहां पर पहले चीज ये बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन आप किस पे ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v ऑन W1 along W2, ये चीज प्रोजेक्शन तुमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो जो हमारा x कॉमा वाई है, जो यहाँ R2 का एलिमेंट है, उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करो किसी भी तरह से W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि W1 का एक बेसिस चूज करो, फिर W2 का बेसिस चूज करो। तो बेसिस ऑफ W1 हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1,0 ही आएगा, ये सिंगलटन आएगा। उसी तरह से बेसिस ऑफ अगर W2 चूज करें तो ये आ जाएगा 0,1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कोई भी जनरल एलिमेंट x y अगर हम लेते हैं जो कि R2 का एलिमेंट है, तो उसको हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आसानी से लिख सकते हैं, x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1। ठीक है, अब यही एलिमेंट का ही हमको असल में इमेज निकालना है। ये वाला जो पार्ट होगा ये तुम्हारा स्मॉल W1 है, और ये जो पार्ट है ये स्मॉल W2 है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि V का प्रोजेक्शन किस पे बोला गया है, W1 पे, यानी कि इमेज में सिर्फ और सिर्फ हमको W1 वाला ही एलिमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई का जो इमेज बनेगा ये सिंपली एक्स कॉमा एक्स इंटू 1,0, यानी कि फाइनली एक्स कॉमा जीरो आ जाएगा। यही है फाइनल इसका आंसर, अगर हम ये वाला प्रोजेक्शन ले रहे हैं।
हाँ, तब तब ये हुआ। और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल दें, और जब हम x2 के ये सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, तो फिर उस केस में वाई जीरो कॉमा वाई आ जाए। ठीक है। ठीक। चलो इसी तरह से दूसरा हम लोग एक लेके देखते हैं मैपिंग। इसी तरह से सपोज करो R2 टू R2 ही ले रहे हैं, और इस बार जो W है वो कॉमा कुछ इस तरह से दिया गया है, x कॉमा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये W1 है, और W2 सपोज करो कुछ इस तरह से दिया गया है, x कॉमा माइनस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। तो सबसे पहला काम तुमको करना है कि बेसिस ऑफ W1 फाइंड करो। तो बेसिस ऑफ W1 तुमको क्या मिलेगा, सिंगलटन 1,1 बनेगा। और जब हम पूछें बेसिस ऑफ W2, तो वो सीधे सीधे 1,-1 बन जाएगा। ठीक है। तो फिर अगर पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक जनरल एलिमेंट x, y अगर हम ले रहे हैं, कहाँ से, R2 से, तो हमको इन दोनों बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, y को अगर हम लिख रहे हैं अल्फा इंटू 1,1 प्लस बीटा इंटू 1,-1, तो यहाँ अल्फा बीटा अननोन है। तो हमको जब देखो ध्यान रखना कि जब भी इमेज लेंगे तो एक्स वाई का इमेज लेंगे, और इधर जो आएगा वो 1,1 के मल्टीपल में रहेगा। लेकिन जो ये मल्टीपल अल्फा दिख रहा है ना, इसको होना पड़ेगा एक्स और वाई के टर्म्स में। हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि अल्फा हमारा क्या है, उसको हमको देखना पड़ेगा कि अल्फा हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करो सबसे पहले, हाँ, उसके पीछे का रीजन था कि ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर तुम इसको भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो हम दिखा देते हैं। देखो अगर मान लो कि एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, ठीक है, अगर उसको हम बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे अल्फा 1,0 और बीटा 0,1 में, तो इसी अल्फा और इसी बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगी तो एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा बीटा बनेगा। फिर इनका सम क्या बन रहा है, अल्फा कॉमा बीटा एक्स कॉमा वाई। तो इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, और बीटा की वैल्यू हमारी वाई होगी। इसीलिए हम वहाँ पर डायरेक्टली बोल दिए कि एक्स कॉमा वाई को आप सीधे सीधे एक्स इंटू 1,0 लिखो और वाई इंटू 0,1 लिखो, ऐसे। ठीक है। तो ये होता है कि हाँ, तब नहीं, वो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। अभी देखो इसको हम बना के बता रहे हैं कैसे आएगा। ये जो एक्स कॉमा वाई हम लिखे हैं, अल्फा इंटू 1,1 एंड बीटा इंटू 1,-1, तो सबसे पहले इसी अल्फा को एक्स वाई के टर्म्स में लाना है, बीटा को भी वैसे ही लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको एक्स कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, ऐसे हो गया। देन एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बन रही है, और वाई की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बन रही है। अब दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करो, तो तुमको अल्फा का वैल्यू एक बार मिला होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, और बीटा का वैल्यू तुमको मिल रहा होगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू। इस तरह से आया है ये, चेक करना। एक बार सम करो। ठीक। हाँ, ये पॉसिबल है। तो अब यहाँ से हम लोग क्लियरली कर सकते हैं कि जो भी जनरल एलिमेंट एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, तो वो हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू 1,1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1,-1। अब जैसे ही हम इमेज लेंगे टी ऑफ एक्स वाई करेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे। हाँ, यहाँ पर ये बता देना पड़ेगा ना क्या प्रोजेक्शन लिए हुए थे। प्रोजेक्शन नहीं बताए हैं, हाँ, ये चीज़ तो बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस भी ऑन W1 जब हम कर रहे हैं अलोंग W2, तो उस केस में क्या होगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा W1 का एलिमेंट था। देखो बेसिस एलिमेंट किसका था, W1 का। बेसिस एलिमेंट W1 का है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे से कहेंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है, यानी कि 1,1 का कोई भी मल्टीपल बनाओ तो वो W1 का एलिमेंट बनेगा। और उसी तरह से 1,-1 का अगर कोई भी मल्टीपल बनाए तो वो एग्जैक्टली W2 का एलिमेंट बनेगा। ठीक है।
तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ दिस भी ऑन W1 करेंगे, तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई की जो इमेज आएगी वो सीधे सीधे W1 का ही पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाला एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1,1। और उसी तरह से जब हम लिख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर ऑन W2 along W1, तो उस केस में इमेज हमें मिलेगा टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1,-1। इस तरह से दोनों प्रोजेक्शन आ जाएगा। चलो इसी तरह से सपोज करो कि R3 पर हम क्या कर रहे हैं, R3 टू R3 में ही मैप को डिफाइन करना, और इसका जो W1 है वो मान के चलते हैं कि हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, जहाँ पर एक्स और वाई हमारे रियल नंबर के एलिमेंट हैं, और W2 जो है वो हम ले लेते हैं 0 0 एंड जेड। इस तरह से जेड बिलोंग्स टू आर है। तो फिर अब तुमको एक बार पहले तो ये चेक करो कि W1 और W2 का डायरेक्ट सम क्या R3 के बराबर है, इसको देखो। उसके बाद दूसरा हम तुम ये देखना कि कोई भी x कॉमा वाई कॉमा जेड ले रहे हैं तो उसको हम किस तरह से अल्फा ऑफ सम B1 बेसिस प्लस बीटा ऑफ B2 बेसिस, जहाँ पर B1 किसका बेसिस है W1 का, और B2 किसका बेसिस है W2 का, इतना फाइंड करो। फिर उसके बाद टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का जब इमेज निकालना होगा तो अल्फा इंटू हमारा B1 बेसिस, ये हो जाएगा। अगर हम प्रोजेक्शन अगर ये कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन किस पे डाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन W1 along W2, अगर ये कर रहे हैं तो अब इस केस में करना, अदरवाइज W2 पे करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। एक बार चेक करके देखो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, अल्फा बीटा सब कुछ। एक बार इसको करके देखो, टी सपोज करो R3 से R3 ही चलते हैं, एंड अगर मान लो कि W1 सब स्पेस कुछ इस तरह से दिया जाता है, एक्स वाई प्लस जेड, और इधर सपोज करो 0 दे दिए, ठीक है? नहीं वाई प्लस जेड नहीं करो, W1 जो है इसका कलेक्शन ले लो x कॉमा जीरो एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, और जो W2 है वो कलेक्शन ले लो तुम इसका x कॉमा वाई कॉमा जीरो का, वेयर x y बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब उस केस में तुमको फिर वही देखना होगा कि W1 का बेसिस एलिमेंट क्या है, W2 का बेसिस एलिमेंट क्या है, और इस बार तुमको ये बताना है कि W2 का प्रोजेक्शन W1 पे कितना आ रहा है, इस चीज़ को चेक करना है। एक एक करके शुरू करो। फिर W1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो B1 आया होगा, यानी कि बेसिस एलिमेंट 101 आया है, और W2 के रिगार्डिंग जो बेसिस बन रहा होगा वो एग्जैक्टली 100। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ये दोनों बेसिस आ गया। अब कोई भी जनरल एलिमेंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को अगर लिख रहे हैं तो अल्फा ऑफ 101 के फॉर्म, फिर बीटा इंटू 100 प्लस गामा इंटू 010, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिक काम वही है कि अल्फा बीटा और गामा का ही वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो दिस x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस y इज इक्वल टू गामा, और z जो होगा वो अल्फा आ रहा होगा। कितना आया है देखो तो एक बार। तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, अल्फा हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। तो फिर हम क्लियरली करेंगे कि बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो x माइनस अल्फा बनेगी, यानी कि x माइनस जेड आ जाएगा। तो सारा चीज़ आ चुका, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और इधर से गामा की वैल्यू, गामा इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, सारे वेब पॉइंट्स को अपने रेस्पेक्टिव पोजिशन पे पुट करो। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिस इज इक्वल टू अल्फा वन, क्या था 101, और बीटा 100 प्लस गामा
जीरो वन जीरो आया हुआ था। तो ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारा W1 का था, ये पार्ट W2 का था। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही थी Z 101, और बीटा का जो वैल्यू मिला है वो क्या आया था, x माइनस जेड, और गामा ये y इंटू जीरो वन जीरो। ठीक है। तो अब जैसे ही हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन हम कह रहे हैं कि W2 से W1 लेंगे, तो सीधे सीधे आउटपुट एक्स वाई जेड का क्या आएगा, ये W2 वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। तो एक्स माइनस जेड इंटू वन डबल जीरो प्लस वाई इंटू जीरो वन जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो W2 का जब चेक कर रहे हैं, W2 से W1 में प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड का सीधा सीधा इमेज हमको ये वाला पार्ट दे। वैसे ही कर रहे थे ना, पीछे में क्या बोले थे कि प्रोजेक्शन जिसके ऊपर। हाँ, तो उसमें अल्फा वाला पार्ट ही तो तुम्हारा W1 का था, देखो इसमें वही ना था, ये अल्फा था, ये बीटा था। ये अल्फा वाला हाँ, तो हाँ, अल्फा बीटा गामा है, इसी वजह से बोले कि जब अल्फा बीटा गामा हो रहा है, तो ये जो बीटा और गामा वाला पार्ट है ये W2 का है, और ये वाला W1 का। प्रोजेक्शन हम बोल रहे हैं कि ये V से W2 में जा रहा था, ये उल्टा लिखे ही है, तो V से W2 में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सेम वही चीज़, W2 से आया हुआ है, इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि कोई भी वेक्टर लेंगे तो उसका जब इमेज हमको W2 में ही देखना है, तो सीधे सीधे आउटपुट वाला जो पार्ट आएगा वो एग्जैक्टली W2 का ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है। इसीलिए ऐसे लिखे थे। ठीक। और अगर सपोज करो तुमको हम पूछें कि V का इमेज तुमको W1 में चाहिए, तब उस केस में मैप सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड जीरो जेड आ जाएगा ये। ठीक है। सेम इसी तरह से एक दूसरा तो मैपिंग ट्रांसफर ये प्रोजेक्शन हम सपोज करो R2 पर ही बना रहे हैं, R2 टू R2, बट W1 जो है वो सपोज करो हम ऐसा सब स्पेस लेते हैं x कॉमा एम एक्स का। ठीक है। जहाँ पर x हमारा कोई रियल नंबर से रहेगा, और W2 जो है उसका प्रोजेक्शन वो हमारा सब स्पेस बन रहा है x कॉमा माइनस एक्स अपॉन एम का। ठीक है। तो अब तुमको पहला प्रोजेक्शन मैप R2 से W1 में बनाना है अलोंग W2, और दूसरा प्रोजेक्शन मैप R2 से W2 में बनाना है अलोंग W1। ठीक है। तो अभी वैसे ही काम, इससे सबसे पहले B1 बनाओ, B2 बनाओ, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करो, फिर इजी वे में हो जाएगा। ठीक है। हम्म, हाँ, बिल्कुल वही बेसिस एलिमेंट यही आएगा, वन कॉमा एम, और दूसरा बेसिस आएगा इधर से वन कॉमा माइनस वन अपॉन। ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, वही एक्स वाई को ऐसे फॉर्म में लिखो। हाँ, वन कॉमा माइनस वन बाय। तो एक्स तो यहाँ से बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, और वाई यहाँ से आ रहा है बीटा बाय। हम्म। अब इसको सॉल्व करने वाला काम सिर्फ है। तो सॉल्व अगर करना होगा तो यहाँ से ध्यान रखना कि अल्फा का जो वैल्यू आया है वो हम यहाँ पर सॉल्व करके लिखे थे एम वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस वन, और बीटा का जो वैल्यू लिखे थे वो लिखा हुआ है एम स्क्वायर वाई, सॉरी एम स्क्वायर वाई नहीं है ये, एक मिनट, ये नहीं है, ये नहीं है। अल्फा आया है एम वाई प्लस एक्स अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, और बीटा आया है तुम्हारा एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम स्क्वायर प्लस है, एम स्क्वायर प्लस वन ये आया है। ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू ये आया है। सॉल्व किए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। हम्म। हम्म।
हुँ। चाहे ऐसे देख लो ना कि अल्फ़ा m माइनस बीटा बाय m की वैल्यू आ रही है कितना? y दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू x दिया गया है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो m का, तो m अल्फ़ा प्लस m बीटा इक्वल टू mx बन हाँ, अब इसका सीधे-सीधे डिफरेंस कर देंगे, तो डिफरेंस करेंगे, तो देखो यहाँ से बन रहा होगा तो ठीक है, m और ये तुम्हारा y माइनस x ऐसे हो गया। तो फिर इसको क्या इधर से सॉल्व करेंगे, सॉरी y माइनस एम एक्स आएगा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बीटा अगर कॉमन करें तो 1 प्लस 1 बाय एम दिस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ से लिखना एम इंटू एम एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस वन, और सिमिलर वे में वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही चीज़ लिखेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू उतना आएगा। तो सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे जो भी एक्स कॉमा वाई है उसको तो लिखना होगा अल्फा वन कॉमा एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और बीटा वन कॉमा माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू लिखो, फिर अगर बोल रहे हैं R2 से हमको W1 में चलना है तो फिर एग्जैक्टली टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा वन कॉमा एम बन जाएगा। और उसी जगह अगर R2 से W2 में चल रहे हैं तो फिर इसी x कॉमा वाई की वैल्यू बीटा इंटू वन कॉमा माइनस वन बाई एम हो जाएगी। यही तो वैल्यू बनेगा, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेना क्या क्या वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट में तुम इस चीज़ को देखना कि अगर हम प्रोजेक्शन मैप ऑन मैट्रिक्स के ऊपर लगा रहे हैं, सपोज करो इसको तुम वेरीफाई करके देखना, M3 ओवर R ये हमारा वेक्टर स्पेस है, और उसका एक सब स्पेस हम लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सब स्पेस, कलेक्शन ऑफ सच ए सच दैट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और कलेक्शन ऑफ सच ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, और दूसरा हो गया ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। एक सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ये बताना है कि क्या हमारा जो M3 है यानी कि मैट्रिक्स का जो सब स्पेस हम बना रहे हैं, क्या ये वास्तव में W1 और W2 दोनों का डायरेक्ट सम है, पहला ये देखो। उसके बाद दूसरा तुमको देखना होगा कि अगर हम M3 से W1 मैप ले रहे हैं तो इमेज में T ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सॉरी एम नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए m प्लस एम ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय टू आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही M3 से अगर हम W2 में इमेज मैप बना रहे हैं तो उसी m का इमेज जो आएगा m माइनस एम ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय टू आता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है इसको समझना है, इसको बस डायरेक्ट सम को तुम चेक कर लेना, हम जो मेन चीज़ है उसको हम बता दे रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स M लेते हैं तो उसको हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट आता था ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको वेरीफाई भी कर सकती हो कि m प्लस एम ट्रांसपोज ले लो और इसका एक ट्रांसपोज डाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि m ट्रांसपोज प्लस एम ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज, ये सीधे सीधे तुमको m प्लस एम ट्रांसपोज ही देगा। और सेम वही काम m माइनस एम ट्रांसपोज के साथ भी करो, तो यहाँ पर भी माइनस ऑफ m माइनस एम ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसीलिए बोले कि ये वाला सिमेट्रिक होगा, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर ऑब्वियस है आसानी से कॉम्बिनेशन बनाए ये इस, और इस पे ये क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है ये, ओके। अच्छा, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, एक बार उसको चेक कर लो, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग अगर मैप डब्ल्यू वी टू वी में ही बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करो वी टू वी में हम प्रोजेक्शन मैप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि अगर हम कोई भी डब्ल्यू जो कि इस पर्टिकुलर कैपिटल डब्ल्यू से ही आ रहा है, बस ध्यान रखना कि वी जो है एक्चुअली इसको ऐसा करो ना, इसको डब्ल्यू लिखो सबसे बढ़िया प्रोजेक्शन में, तब ठीक रहेगा। वी जो है वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश के फॉर्म में लिखा जा रहा है,
तो फिर क्या होगा, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू दिस W, टी ऑफ टी ऑफ W क्या आएगा, सीधे सीधे W ही आएगा। ठीक है। दूसरा चीज ये रहेगा कि जब हम T2 ऑफ V अगर करते हैं तो फिर देखना T ऑफ V बनेगा। और ये चीज T ऑफ V क्या आ रहा था, टी टी ऑफ V जो होगा वो तुम्हारा कोई W का ही एलिमेंट आ जाएगा, तो T ऑफ W बनेगा। और T ऑफ W तो W आ रहा है। ठीक है। तो टी स्क्वायर जो होगा, अगर तुम्हारा क्या कहते हैं प्रोजेक्शन मैप V से W में जा रहा है तो फिर उसका इमेज ये आता है। इसमें कुछ गलत, हाँ ये आ रहा है। अच्छा, क्या बताना चाह रहे थे, वो हम ये बताना चाह रहे थे। T2 ऑफ V इज एग्जैक्टली T ऑफ V के बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीज हम बताना चाह रहे थे। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले V जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल V का। और V को ऑब्वियस सी बात है W प्लस W डैश के एलिमेंट में हम लिखेंगे। जब तुम T ऑफ V की इमेज निकालोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल रहा था W, ये हो गया फर्स्ट। अब T2 ऑफ V को निकाल करके देखो। T2 ऑफ V अगर चेक करें तो T ऑफ V ऐसे कुछ बन रहा होगा। अब टी भी हमारा क्या आएगा, टी भी तो हम लोग अभी देखो इक्वेशन वन में क्या लिखे हैं, डब्ल्यू। और फिर टी ऑफ डब्ल्यू का इमेज एग्जैक्टली डब्ल्यू आएगा फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फिर इस वजह से कह रहे थे कि टी ऑफ भी करो चाहे टी टू ऑफ भी करो, हमेशा तुमको सेम वैल्यू ही मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, इसमें एक चीज नोटिस करना कि जब हम v का इमेज w में ही फाइंड कर रहे हैं और जो v है वो w प्लस w डैश का ही एलिमेंट है, तो इसमें एक चीज नोटिस करो कि जब भी कोई w हमारे इस कैपिटल W का एलिमेंट होता है तब हमें जो इमेज, सॉरी ये नहीं, कोई भी हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम लेते हैं तो उसका इमेज हमको क्या मिल रहा है, टी ऑफ बी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एंड दिस स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर लो तो उसका इमेज कहाँ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वाले वेक्टर स्पेस में। मतलब अगर मान लो इतना बड़ा कोई सब स्पेस मेरा भी है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसका, इसको दो सब स्पेस के सम में लिख रहे हैं, एक W हो गया और दूसरा W डैश हो गया। तो यहाँ से कोई भी वेक्टर चूज करो, हर वेक्टर का इमेज कहाँ जा रहा है, यही जा रहा है। कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो यहाँ जा रहा है। यानी कि इसका मतलब होगा कि यहाँ से जो पॉइंट डाले यहाँ गया, इधर भी गया, इस तरह से। तो अगर हम रेंज स्पेस की बात करें, वो रेंज स्पेस यहाँ पर पूरा का पूरा W ही हो जाएगा। माने जो भी एलिमेंट तुम चूज करो उसके अकॉर्डिंग उसका इमेज सिर्फ और सिर्फ W में ही मिलेगा, इसीलिए बोले कि रेंज स्पेस इसका W बनेगा। और वहीं अगर नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट वाला जो रहता है वो उसका नल स्पेस बन जाता है। क्यों बनता है उसको देखना, कि हमें पता है कि W प्लस डब्ल्यू डैश का जो इमेज है वो तो एग्जैक्टली exactly कैसा है, सीधे ये वो सीधे सीधे हमको W ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट, सपोज करो x कोई एलिमेंट है जो कि हमारे कैपिटल W डैश का एलिमेंट है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 0 प्लस x के फॉर्म में लिखेंगे, ये तुम्हारा W डैश का एलिमेंट है। तो अब देखना, टी ऑफ 0 प्लस x जब हम लिख रहे हैं तो इसका इमेज क्या आएगा, ये 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने तो मैप यही डिफाइन करके रखी है ना कि B से W1 में जाना है और 0 वेक्टर तो W1 में भी प्रेजेंट रहेगा। इसी वजह से डायरेक्टली जो इसका ये नल स्पेस होता है वो, ये सॉरी, इसका इस तरह के कोई भी एलिमेंट अगर हम W डैश से चूज कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली इमेज हमको 0 ही आएगा। ठीक है। मतलब पूरा का पूरा नल स्पेस अगर हम पूछें कि नल स्पेस ऑफ दिस प्रोजेक्शन मैप इज द कलेक्शन ऑफ सच वेक्टर x विच बिलोंग्स टू W डैश। ठीक है। इसीलिए वहां पर लिखे थे कि नल स्पेस सीधे सीधे आपका W डैश का एलिमेंट आएगा, W डैश ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला कि जो रे अगर मैप तो हम इस तरह से बना लो, बी से डब्ल्यू में बना रहे हैं और बी जो है
वो W प्लस W डैश का डायरेक्ट सम है, तब फिर रेंज ऑफ दिस T इक्वल टू आएगा स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू, और अगर हम पूछें कि नल स्पेस ऑफ दिस टी, तो वो आ जाएगा डब्ल्यू डैश। और उसी के रिगार्डिंग किसी भी भी को आर टी और एन टी के डायरेक्ट सम में हमेशा लिखा जा सकता है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। किसी भी वेक्टर स्पेस को, किसी भी वेक्टर स्पेस से अगर हम एक प्रोजेक्शन मैप इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं टी से डब्ल्यू में, तो उस मैप का जो रेंज स्पेस है और उस मैप का जो नल स्पेस है, वो नल स्पेस के उन दोनों के डायरेक्ट सम में इस भी को हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोग ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं, कहाँ गया सेकंड वाला प्रॉपर्टी, टी स्क्वायर वी इक्वल टू टी वी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि इस तरह का जब भी कोई ऑपरेटर इस चीज़ को होल्ड करेगा, टी स्क्वायर करने पर वही टी आ रहा है, तो फिर उस केस में उसको हम लोग कहते हैं आइडमपोटेंट ऑपरेटर। यहाँ पर लिखना कि इफ टी स्क्वायर वी इक्वल टू टी और टी स्क्वायर इक्वल टू टी, देन दिस टी इज आइडमपोटेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और और आइडमपोटेंट ऑपरेटर जो होता है वो तुम्हारा, सॉरी इसमें ये होगा, प्रोजेक्शन मैप जब भी लिखी जाती है तो प्रोजेक्शन मैप इज आइडमपोटेंट। ठीक है, प्रोजेक्शन मैप हमेशा आइडमपोटेंट होता है और हर एक आइडमपोटेंट ऑपरेटर भी प्रोजेक्शन मैप को डिफाइन करता है। ठीक, तो इतना चीज को तुमको अभी फिलहाल ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन मैप आइडमपोटेंट ऑपरेटर है और आइडमपोटेंट ऑपरेटर जो है वो एक प्रोजेक्शन मैप है। तो होपफुली आप लोगों को इस तरह से ऑपरेटर की सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी कि कैसे प्रोजेक्शन मैप ऑपरेटर जो होता है वो वर्क करता है। उसी तरह से रोटेशन और बाकी जो ये दो ऑपरेटर्स हमने आज सीखे हैं, तो इन दोनों ऑपरेटर्स की ऑपरेशन आपने अच्छी तरह से सीख ली होगी। तो इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, नील अबॉर्टेंट ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ काम करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।